बूढ़े माता पिता का अनोखा फैसला जिसे देख बेटा बहू भौचक्के रह गए। आज सीमा सुबह सुबह अपने पति राजेश से बहस कर रही थी। मुझे शादी करके कौन सा सुख मिला, बस कुछ दिन खुशियाँ थी। राजेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे तुम्हारे माता पिता की और सेवा नहीं होती। दोनों पूरा दिन आराम फरमाते रहते हैं और कुछ न कुछ नया बनाने की फरमाइश करते रहते हैं और इन लोगों को मैं झेल नहीं सकती। तुम्हारे माता पिता की वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जाते। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एक काम क्यों नहीं करते, वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते तुम? सीमा चिढ़ते हुए अपने पति राजेश से बोली। राजेश सीमा को मनाते हुए बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी यह घर इनके नाम पर है। एक बार यह घर हम दोनों के कब्जे में आने दो, फिर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगा। वैसे भी दोनों बूढ़े हो चुके हैं और है ही कितने दिन हमारे साथ। जितना दिन है उतना दिन तो हमें झेलना ही पड़ेगा। सीमा, तुम इतना गुस्सा मत करो, बस एक बार यह सारी जायदाद हमारी हो जाए। सीमा बोली, राजेश, मैं तो शादी होते ही तुरंत अलग रहना चाहती थी, मगर तुम शादी से लेकर अब तक यही कह रहे हो कि घर जल्द ही हमारे नाम पर हो जाएगा, मगर अब तक तुम मुझे सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते आए हो। ना जाने मेरे यह सपने कब पूरे होंगे, कब मुझे इन लोगों की जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। सीमा, तुम जैसा चाहती हो एकदम वैसा ही होगा। बस कोई उपाय मिले कि किसी भी तरह घर के पेपर पर इनके साइन ले लूँ, फिर देखना हम दोनों मिलकर इस घर पर कैसे राज करेंगे। सीमा बोली, अच्छा आज संडे है, तुम जरा काव्या को देख लेना घर में, मैं जरा किटी पार्टी होकर आती हूँ, कितने दिनों से गई नहीं। और सीमा तैयार होने लगी। राजेश बोला, हाँ तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ अपनी लाडली और मम्मी पापा को देख लूँगा। इतना कहकर सीमा चली गई। राजेश अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है, राजेश के पिताजी बोले, राजेश, मेरा चश्मा टूट गया है, जिससे अखबार पढ़ने में मुझे परेशानी हो रही है और मेरा जूता भी फट गया है। दोस्तों के साथ जब मैं घूमने जाता हूँ तो पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं। आज तो तेरी ऑफिस की छुट्टी भी है, तू आज ही मेरा चश्मा बनवा दो ताकि मैं अखबार पढ़ सकूँ। उतने में उनकी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगी। उन्होंने राजेश से बोला, बेटा पानी दो। पानी पीने लगी। थोड़ा पानी गले में उतरा और थोड़ा पानी गले से उतरकर उनका ब्लाउज भीगो गया। उम्र अधिक होने के कारण उनके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। बहू से गर्म पानी मांगने की हिम्मत नहीं थी उनमें, क्योंकि बहू सीमा सास ससुर को बस झेल रही थी। वह उनका एक भी काम करने को तैयार नहीं थी। बहू सीमा का पारा हमेशा सास ससुर पर चढ़ा ही रहता और अगर सास ससुर ने अपना एक भी काम बहू सीमा को करने को कह दिया तो सीमा गुस्से में उन दोनों पर आग बबूला हो जाती। अब तो सास ससुर दोनों बहू के आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करते थे। किरण जी पानी पीकर बोली, और बेटा खांसी बढ़ती ही जा रही है। उस दिन तो तुझे दवाई का पर्चा पकड़ाया था, मगर तू नहीं लेकर आया। आज तो तेरी छुट्टी है, अब आज ना मत कहना। मेरे खांसने के कारण मुझे तो दिक्कत हो ही रही है, तेरे पिताजी को भी घुटने में दर्द हो रही है और तू तो जानता ही है, अगर एक बार तेरे पिताजी के घुटना में दर्द होना शुरू हो जाए फिर तो आराम नहीं पड़ता। फिर तुझे हम दोनों के लिए दवाई लानी पड़ेगी, इसलिए आज पक्का दवाई ले आना। राजेश गुस्से में बोला, पापा जिस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है कभी आपको बाम की शीशी लानी होती है,
कभी दवाइयों का पर्चा पकड़ा देते हो, तो कभी आपका चश्मा का नंबर बढ़ जाता है। छुट्टी के दिन भी मुझे इस घर में शांति से जीने नहीं देते। आप लोग खुद दोनों पलंग पर पूरे दिन पड़े रहते हो और बैठे बैठे बस मुझे काम बताते रहते हो। मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और हाँ, पैसे भी पेड़ पर नहीं उगते हैं कि मैं आप पर फिजूल खर्ची करता रहूं। मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं मेरे सामने। अगर मैं आप लोगों पर ही पैसा खर्चा करता रहा तो मेरा अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा। मेरी बेटी काव्या भी अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका लालन पोषण भी करना है अभी। मगर यहाँ तो आप लोगों की आए दिन कुछ न कुछ फरियाद लगी ही रहती है। अब आपको और माँ को तो वैसे भी दिन भर कुछ काम नहीं रहता, खाओ पियो और आराम करो, बस यही काम है आप दोनों का। मगर मुझे तो छुट्टी के दिन भी नहीं आराम करने देते आप लोग। वह दोनों को हाथ जोड़कर बोला, मुझे शांति से जीने दो। तुम दोनों सही कहती है सीमा, आप दोनों को वृद्धाश्रम ही भेज देना चाहिए ताकि हम दोनों को शांति मिले। और बाहर में हॉल में जाकर टीवी देखने बैठ गया। बेटे के कटु वचन सुनकर रामलाल और किरण जी का तो दिल अंदर तक उन्हें झकझोर गया। किरण जी तो रोने ही लग गई और बोली, बहू तो बहू, बेटा भी हम दोनों को हमेशा झिड़कता रहता है। अभी थोड़े ही दिन पहले ही बहू से मैंने कहा था, बेटा आज मेरे लिए खाने में थोड़ी दलिया बना देना, तो उसने बात का बतंगर बना दिया था। वह बोली, आप दोनों बूढ़ों को तो वृद्धाश्रम ही भेज देती हूँ, वहाँ सभी लोग आपकी फरियाद बराबर पूरी करेंगे। कम से कम मैं और मेरा पति यहाँ शांति से तो रहेंगे। अब तो बात बात पर बेटा और बहू हमें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देते हैं। मैं तो यह जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। रोते हुए बोली, हम भगवान से कितने प्रार्थनाएं की थी, तब जाकर राजेश पैदा हुआ था हमारे। मगर हम कहाँ जानते थे भगवान इतने सालों बाद बेटा देकर हमें बुढ़ापे में यह दिन दिखाएगा। रामलाल जी बोले, हाँ किरण, उस दिन घर कितना खुशियों से भर गया था और आज यही बेटा हमें बात बात पर सुनाकर चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया हमने राजेश के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस पर। क्या उसे एक क्षण अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आता होगा कि हमने उसे पालने में कितनी मेहनत की है और हमारी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में खर्च कर दी। इससे तो हम इतने साल तक बेऔलाद ही अच्छे थे। रामलाल जी और किरण जी का इकलौता बेटा था राजेश। दोनों की शादी के बाद 4 साल औलाद नहीं हो पा रही थी उन्हें। फिर बड़ी मन्नतों के बाद उनके घर राजेश का जन्म हुआ था। रामलाल जी और किरण जी बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, मगर रामलाल जी की अपनी बिजनेस थी। खूब मेहनत किया करते थे और खूब मेहनत करके बेटे राजेश को खूब पढ़ाया लिखाया और सीए बनाया था। खुद भले महीनों महीनों तक नए कपड़े नहीं खरीदे, ना ही नई चप्पल पहने, मगर बेटे राजेश को किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दी थी। राजेश ने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ही कंपनी में नौकरी करने वाली स्वाति से प्रेम विवाह किया था। स्वाति पहले तो संयुक्त परिवार में रहने को तैयार नहीं थी, मगर राजेश के लाख मनाने के बाद सास ससुर के घर की लालच में वह सास ससुर के साथ रहने को तैयार हुई। राजेश ने स्वाति को बहुत समझाया कि अगर हम अलग रहेंगे तो हमें किराए के मकान में रहना पड़ेगा, जिससे हमारा ही फालतू खर्च बढ़ेगा। इसलिए तुम मेरे माता पिता का थोड़े समय तक झेलो। राजेश और स्वाति दोनों बूढ़ों को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे, मगर घर अभी भी रामलाल जी के नाम पर था।
इसलिए लालच में साथ रह रहे थे। अब तक बेटे बहू को घर अपने नाम पर करने की उपाय नहीं सोची थी, इसलिए अपना सारा गुस्सा दोनों बुड्ढों के ऊपर निकालते रहते। स्वाति भी आज के ज़माने की आधुनिक लड़की थी, जो राजेश के माता पिता की कभी इज्जत कर ही नहीं पाई। जब देखो बातें उन दोनों पर बिना बात के ही चिल्ला पड़ती। कभी उन्हें अनपढ़ या जाहिल गंवार तक कह देती, मगर वे दोनों बेचारे सुनते रहते और सोचते जैसे भी हैं अपने ही बेटे बहू है। यह बात और है कि राजेश और स्वाति इन दोनों को अपना बिल्कुल नहीं मानते थे और इन दोनों से जल्द पल्ला छुड़ाना चाहते थे। किरण जी से रामलाल जी बोले, किरण आओ हम भी बाहर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, कुछ मन हल्का हो जाए। धीरे धीरे बाहर हॉल में आकर बैठ गए ताकि कुछ देर टीवी देखकर वक्त बिता सके। उतने में राजेश के फ़ोन पर पत्नी का फ़ोन आया। राजेश, हाँ डार्लिंग बोलो ना, क्या हुआ? स्वाति, जो कि किटी पार्टी में गई थी, वह बोली, राजेश हम लोगों को कितने दिन हो गए मूवी देखे हुए, क्यों ना आज सिनेमा देखने चला जाए। राजेश बोला, हाँ स्वाति, वैसे भी आज छुट्टी ही तो है, अभी आता हूँ, तुम वहीं रुको। बोलकर राजेश तैयार होकर पत्नी स्वाति को लेकर मूवी देखने चला गया। रामलाल जी और किरण जी सोचने लगते हैं कि बेटे को हमारी दवाइयों और चश्मे ठीक करवाने का बिल्कुल समय नहीं है, मगर पत्नी को मूवी दिखाने के लिए समय ही समय है। अभी थोड़ी देर पहले जो बेटा हमें इतने ताने दे रहा था और गुस्सा कर रहा था, बीवी का फ़ोन आते ही उसके पीछे पीछे चला गया। रामलाल जी बोले, अब बहुत ज़्यादा हो गया किरण, हम लोग जितना ही बर्दाश्त कर रहे हैं, बेटे और बहू हम दोनों को उतना अधिक कष्ट दे रहे हैं। आखिर यह मकान हमारा है, जिसमें यह दोनों हमारे साथ रहते हैं, और मुझे इन दोनों को यह बताना ही पड़ेगा कि अभी हम दोनों का आत्मसम्मान मरा नहीं है। किरण जी भी बेटे बहू से रोज रोज बेइज्जत होकर थक चुकी थी। वह बोली, आप सही कहते हैं, हमने इन दोनों को बहुत मौके दिए ताकि यह लोग शायद सुधर जाएं, मगर अब अति हो गई है। यह दोनों तो हमारा अपमान करने का एक मौका भी नहीं चूकते। किरण जी को फिर जोर जोर से खांसी आने लगी। रामलाल जी दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर निकले और किरण जी के लिए दवाइयाँ ले आए। रामलाल जी को चश्मे में बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मेडिकल वाले भैया ने मदद कर दी थी। राजेश और स्वाति जब घर आए तो सामने का नज़ारा देखकर उनके पांव से ज़मीन सरक गई। रामलाल जी और किरण जी के साथ काले कोट में वकील बैठा दिखाई दिया, जिसे रामलाल जी ने खुद फ़ोन कर घर बुलाया था। वह वकील घर के सारे कागजात लेकर बैठा हुआ था। राजेश और स्वाति के घर आने पर वह वकील बोला, आप लोगों पर आपके माता पिता केस करना चाहते हैं। यह दोनों आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। राजेश और स्वाति सकपका कर बोले, क्यों पापा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग आपके बेटे हैं। रामलाल जी बोले, जो बेटा बहू हम दोनों को हमेशा ही झिड़क कर बात करते हैं, हमें हमेशा बेइज्जत करते हैं और हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखते हो, ऐसे बेटे बहू के पास हम दोनों को नहीं रहना है और ना ही हमें उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी देना है। और सबसे बड़ी बात, हमें ही हमारे घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेजना चाहते हो। स्वाति को यह सुनकर पहले तो गुस्सा ही आ गया, फिर वह गुस्से में बोली, तुम दोनों बूढ़े कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए हो, खाना पीना तो मैं ही देती हूँ। किरण जी बोली, बनाने वाले तो 1000 मिल जाएगी, मगर तुम जैसा तो एक भी नहीं चाहिए।
अपने हाथों से सब कुछ जाता देख स्वाति से बोला, चुप रहो अभी तुम। और अपनी माँ से बोला, माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने बेटे के साथ हैं, तुम अब इतना कैसे बदल सकती हो। किरण जी बोली, जब बच्चे बदल जाए तो माता को भी बदलना पड़ता है। तुम दोनों ने क्या सोचा, हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कचरे की तरह किनारे कर दोगे, मगर हमारे अंदर का अभी ज़मीर जिंदा है। वहाँ बैठा वकील बोला, कानून के अनुसार यदि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत ना करें, उन्हें सामने जवाब दे या उनकी सेवा ना करे, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहे, तो माता पिता का पूरा फर्ज बनता है कि वह अपनी जायदाद से उन्हें बेदखल कर दे। राजेश और स्वाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ पिताजी ऐसा मत कर। रामलाल जी और किरण जी का मन पत्थर बन चुका था। दोनों पर बेटा बहू के माफ़ी या गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। रामलाल जी और किरण जी अपने फैसले पर अटल रहे। ऐसे बच्चे को अपने घर से निकाल दिया जो अपने घर से माता पिता को बाहर निकालना चाहते थे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।